आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की। एक्चुअली क्या है ना, भारत को एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान इजराइल युद्ध से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है, प्रताड़ित तो खैर मिडिल ईस्ट ही हो रहा है पूरा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके एम्बिशंस रुक गए हैं ना, ये वही बात हो गई कि करना हमको बहुत कुछ है लेकिन एक इंसान की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। हमारी सारी प्लानिंग सही है बट वही इंसान जो है वो लड़ लिया है। तो यही भारत के साथ हो रहा है। भारत के बहुत ही बढ़िया प्लान्स थे, इतनी सारी मिसाइलें फायर कर दी ईरान ने, और अब ये वॉर जो है वो और बड़ा हो गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता ये वॉर एस्केलेट होगा, क्योंकि एक तरीके से ईरान ने इंडिकेशन दे दी कि बस हमने मार दिए बम, अब मत मारना, मार दी मैंने, हो गया हमारा बस। इजराइल ने भी बोल दिया मौका हमारा होगा, दिन हमारा। वैसे आपको बता दूं कि इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है लेबनान में और 8 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। बहुत दुखद भी है। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने वही बताया था ना कि जो इजराइल है वो इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए भी ये जंग। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ एंटोनियो गुटेरेस, उनको बोला बेटा दिख मत जाना तुम हमारे देश में, जेल में डाल देंगे तुमको, वहीं से फिर अपना जो है वो रेजोल्यूशन पास करते रहना, सीधा बोल दिया यहां पे। और इसलिए क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस ने, भाई ईरान ने मिसाइल मारी तो कंडेम करिए, उन्होंने नहीं कंडेम किया, उन्होंने बल्कि एस्केलेशन का वर्ड, तो वही यहां पे दिमाग खराब हो गया। तो अब बात इतनी सी है कि ये वॉर शायद अब ये फैल रहा है और अभी एक हफ्ते में देखना होगा, क्योंकि ईरान को चिंता ये कि हिजबुल्लाह कहीं ना खत्म हो जाए। हिजबुल्लाह हुतीज गए तो ईरान का प्रेजेंस गया यहां से, तो डेफिनेटली ईरान तो इनको बचाने के लिए आएगा ही आएगा। तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज लास्ट डे है। कल हमने सेल शुरू की थी गांधी जयंती की, तो सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। गांधीगिरी कूपन कोड यूज करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो बात कर रहे हैं हम यहां पे कॉन्फ्लिक्ट की। तो वेस्ट एशिया नए और अनस्टेबल फेज में चला गया, ये हम सबको पता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सबके यहां पे स्टेक्स हैं, भाई भारत ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है अमेरिका के चक्कर में, कोई बात नहीं, बाकियों से तेल खरीद रहा है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए, तो ऑयल तो है ही है, अगर ये अनस्टेबल हो तो ऑयल तो जाएगा ही प्रॉब्लम, ऑयल के प्राइसेस वैसे ही वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो ट्रेड है भाई, 90% ट्रेड जो है वो समुद्र से होता है, और स्पेशली जो रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, गल्फ ऑफ एडन है, सब यहीं से तो जाता है भाई। गल्फ कंट्रीज से ऑयल लेके, तेल लेके सब यहीं से निकलते हैं। तो अगर रेड सी जो है ये शिपिंग रूट गया तो सब गए, है ना। तो ये चिंता है, सबसे बड़ी चिंता इसी की है। ये कहीं कोई आइलैंड पे हो रहा होता तो शायद किसी को चिंता भी नहीं होती, कह रहे यार जाओ लड़के मर जाओ, ये तो है। लेकिन क्योंकि ऐसी जगह हो रहा है जो पूरा स्ट्रैटेजिक है, तो इसीलिए यहां पे देश कह रहे हैं कि भैया लड़ाई माफ करो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि यहां पे इजराइल कह रहा है कि उसने गाजा के ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया, किंतु तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन फुलफिल, भाई 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक तो गाजा को, एक तो हमास को खत्म कर देंगे, वो नहीं पूरा हुआ, दूसरा होस्टेज को ले आएंगे, वो नहीं पूरा हुआ। तो एक तरीके से इजराइल अभी भी वहां पे फंसा हुआ है। फिर उसके बाद अब हिजबुल्लाह लेबनान में इजराइल जो है वो चला गया है, मिलिट्री ऑपरेशन जो है इजराइल ने लॉन्च किया। उसके बाद ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया, कहा जा रहा है कि 200 के करीब मिसाइल जो है ईरान ने दागी इजराइल की तरफ। फिर नसरल्लाह को असैसिनेट कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट रहा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जहां पे मतलब इनके समर्थक थे तो वो प्रोटेस्ट में आ गए, भारत में भी हुए। उसके बाद फिर ये तो खैर पुराना पेजर अटैक, अच्छा ये तो पहले मैंने उल्टा बता दिया, लेकिन ये मान के चलिए कि एक तरीके से जो इजराइल है वो यही कह रहा है कि भाई हम 3 फ्रंट के, हम 4 फ्रंट वॉर भी झेल लेंगे, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल किसी की भी नहीं सुन रहा और वो सुनेगा भी नहीं, ठीक है, वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन भारत, इंडिया, देखिए वैसे तो अभी कुछ इंडियंस ने शेयर किया है कि जो तेल अवीव में रह रहे, जो इजराइल पे रह रहे हैं, कि भाई आ गया बम आ गया भैया बचो, शेयर किया कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डरने वाला है। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि आप सेफ रहें, एम्बेसी से संपर्क में रहें, क्योंकि ठीक है आयरन डोम, सी डोम, इजराइल की जो डिफेंस लेयर है कमाल की है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो 90% कुछ मिसाइलें आएंगी। मान लीजिए अगर वो नहीं होता ना इनका डिफेंस सिस्टम इजराइल का, तो इजराइल बचता नहीं, सब मर जाते। तो हालात बहुत खराब है, सबको सोचना चाहिए। और अब यहां पे बात करनी चाहिए। अब देखिए हमास ने जो किया वो तो बहुत, उसको तो कोई माफ नहीं कर सकता। आप जाके घुस के 1500 लोगों को मार देते हो एक फेस्टिवल में, बेगुनाहों को मारते हो, तो इसकी कौन भरपाई करेगा। और इजराइल जो कर रहा है कि मतलब वो भी लगातार सिविलियंस पे, तो उसको भी रुकना पड़ेगा। तो दोनों को ही यहां पे बैठ के सीज फायर करवाई। लेकिन जब इसमें हिजबुल्लाह भी एक पार्टी जुड़ गया है। लेकिन बस वही है कि हुतीज, हिजबुल्लाह, ये सब है। रेड सी रूट जो है ना,
ये ज्यादा डेंजरस में है। अब यहां पे आप मान के चलिए कि यूरोप, यूएस, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, जितने भी रीजन है, $400 बिलियन का ट्रेड हुआ है यहां पे। 1 बिलियन इक्वल टू $8,000, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा रूट, ठीक है ना, ये गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ये एडन यहां पे बेसिकली यमन में एक सिटी है, शहर है, सना पे, ये कैपिटल है यमन की, और यहां पे ऑलरेडी हिजबुल्लाह हुतीज का कब्जा है। तो एडन, इसीलिए इसको गल्फ ऑफ एडन बोला जाता है, ठीक है। और यहां से ये देखिए, ये स्विस कैनाल है, ये स्विस कैनाल से होते हुए गल्फ कंट्री से यहां पे तेल आया, और स्विस कैनाल से होते हुए निकल जाता है ऊपर यूरोप की तरफ। और बाकी अगर आपको इंडिया, चाइना आना है तो आप यहां से जाते हो, नहीं तो आप यहां से जाते हो। अब यहां ईरान बैठा हुआ है, यानी कि इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी ईरान कंट्रोल करता है, और यहां पे हुतीज बैठे हुए हैं। तो ईरान ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, और इधर जो है ये इधर साइड, ठीक है, वो हिजबुल्लाह बैठा हुआ है। तो ईरान ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने प्यादों को रखा है, क्योंकि सबको पता है तुम पैसा बंद करो, सब तुम्हारे कदमों में गिरेंगे। ट्रेड गया तो सब गया, तो एवरीवन नोज। तो यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये रेड सी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया प्रॉब्लम, तो ट्रेड की प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, भारत के लिए अब हम इंडिया पे आते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया को डेफिनेटली डर है। क्यों डर है? क्योंकि भारत, एक तो तेल, अगर हमारे तेल के भंडार होते हमको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो है नहीं, होंगे भी तो अभी अनटैप्ड है। तो अभी भारत को जो है वो तेल और बाकी चीजें जो हैं मंगानी पड़ती हैं। हमारे में रेमिटेंसेज आते हैं, 90 लाख इस पूरे के पूरे रीजन में काम करते हैं, $190 बिलियन का हमारा ट्रेड है। तो आप समझ लीजिए कि $400 बिलियन तो ट्रेड होता है, और हमारे यहां से लगभग $200 बिलियन का ट्रेड है। तो इसीलिए भारत को इस रूट को लेकर चिंता है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। तो भारत डेफिनेटली खतरे में है। अब आपको बता दो, रेड सी क्राइसिस की वजह से, रेड सी क्राइसिस अभी हुआ भी था, तब भारत ने अपनी सेना भेजी, नेवी भेजी थी। तो यहां इंडियन एक्सपोर्टर्स 9% तक गिरा है पिछले अगस्त में। 9% एक्सपोर्ट, आपको लग रहा है 9%, अबे हजारों करोड़ का लॉस है, ठीक है ना। तो डेंजरस है ये। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है वो 38% तक कम हो गए, डिक्रीज हो गए हैं, 38% तक जो है। तो इसकी वजह से हम कहां से लेके आए? अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो $5.9 बिलियन, कहां हम $9.5 बिलियन पे थे, और अभी हम लगभग $6 बिलियन पे आ गए हैं। तो यहां पे $3 बिलियन का घाटा, ठीक है, मतलब $4 बिलियन का, $4.5 बिलियन का। तो इसीलिए इंडिया जो है, इंडिया को सबसे ज्यादा इसकी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, और इसीलिए इंडिया कहता है कि भाई इस वॉर को रोक दो, लेकिन इंडिया कुछ कर नहीं सकता इसमें, है ना। मेन यहां पे इजरायली सोचेगा। यूरोप जो है, आप समझिए कि जो भारत का 21% पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वो यूरोप से आता था, ठीक है। अब यूरोप, भाई यहां से भी तो स्विस कैनाल है ना, अब जाओगे तो स्विस कैनाल होते हुए, रेड सी से होते हुए भारत आओगे, तो दिक्कत है। भारत का जैसे सऊदी हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, यूएई, कुवैत, कतर, उनका स्टेबल है उनसे। क्योंकि भाई क्यों स्टेबल है? न्यूट्रलिटी है। ये सब तो वैसे भी अमेरिका के साथ है, ठीक है ना। तो जो अमेरिका के साथ है, जो इजराइल के साथ है, तो उनसे क्या दिक्कत है? इनसे ही हम मंगा रहे हैं। अगर इनसे भी प्रॉब्लम होती तो ये 60 to 70% हमारा एक्सपोर्ट गिर जाता, फिर तो बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाती। तो वही है कि इंक्रीज हुआ है 17.8%, हमको अल्टरनेटिव तो चाहिए, ठीक है। तो जनवरी से 17.8%, जनवरी से लेकर अभी तक पिछले 6 महीनों में, 6-7 महीनों में हमने अपना ट्रेड लगभग 18% तक इंक्रीज किया है। एक्सपोर्ट्स जो है वो भी 15.2% इतने टाइम फ्रेम में जो है वो इंक्रीज हुए इन देशों में। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट वाले देश है वो हमारा डिक्रीज है, राइट। अब भारत, भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेड सी का ये बहुत सबसे मोस्ट यूज्ड रूट है, ये यहां स्विस कैनाल, वही बता रहा हूं, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप पूरे यूरोप को एक्सेस कर सकते हो। यूरोप से भी अगर आपको कुछ मंगाना है तो अब यहां से तो जाओगे नहीं इतना लंबा लेके। भाई यूरोप ने स्विस कैनाल इसीलिए ही बनाया था ना, ताकि हमको इतना पैसा आप क्यों दोगे? भाई जितना लंबा रूट लोगे उतना पैसा जोड़ेगा ना। ओला उबर अगर बहुत लंबा रूट लग तो उतना ही पैसा वो लेंगे। तो ये इसीलिए ही बनाया था ताकि यहां से होते हुए स्विस कैनाल से, रेड सी से होते हुए आराम से निकल जाए, ठीक है ना। ये इतना लंबा रूट थोड़ी ना कोई लेगा, डेंजरस है ये। पहले अटलांटिक तब इसीलिए स्विस कैनाल को बनाया गया। तो अब क्या है कि यही रूट जो है वो खतरे में है। अब आप देखिए कि अगर आप रेड सी को यूज करते हो तो 25 दिन लगते हैं, और वहीं अगर आप ये लंबा केप ऑफ गुड होप से जाते हो, ये पूरा लंबा रूट लेके जाते हो, रेड में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको 9 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं मेरे भाई, 34 दिन लगते हैं। अब 34 दिन का मतलब आप समझ रहे हो, शिप धीमे धीमे चलता है, बहुत तेजी में नहीं चलता है। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड शिप बहुत तेज होती है, ठीक है ना। तो 9 दिन का मतलब यह है कि हर दिन आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका आप पैसा मान लीजिए, तो इतना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो भारत का फिर भाई ट्रेड डेफिसिट या फिर जो हमारा बिल है वो भी बढ़ेगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दिक्कत में आएगा। अब IMF कहता है कि जैसे स्विस कैनाल से जो ट्रेड है वो अभी 50% तक हर साल ड्रॉप कर रहा है, अभी पिछले 2 महीने। उसके बाद केप ऑफ गुड होप
ये 74% तक बढ़ गया है। यानी कि अब लोग इस रूट से ज्यादा नहीं प्रेफर कर रहे हैं, इस रूट से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, नो मैटर क्यों महंगाई बढ़ गई। क्यों केप ऑफ गुड होड लंबा रूट क्यों ले रहे हैं? मेरा शिप है, मैं बोलूंगा भैया मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा लेकिन मैं अपने जान माल के नुकसान नहीं करूंगा। 6 महीने पहले आपको याद होगा हुतीज ने यहाँ पे शिप्स को पकड़ लिया, ब्लॉकेट टाइप का लगा दिया था, याद है? तो वही बता रहे हैं कि यहां रेड सी स्विस कैनाल से कोई बात नहीं, हम थोड़ा नुकसान झेल लेंगे लेकिन हमको लंबा रूट लेके तय करना है। तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको लग रहा होगा लंबा रूट, क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली जो भी आ रहा है वो कंज्यूमर पे ही उसका बर्डन पड़ेगा। तो डिसरप्शंस जो है वो हमको यहां पे देखने को मिला है, और वही है कि 15 to 20% शिपिंग कॉस्ट जो है इतने लंबे रूट से बढ़ जाती है। और फिर देखिए, इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट, इट्स अबाउट एनर्जी। भाई पैसे का करोगे क्या जब चीजें आपको उतनी एनर्जी भी तो देनी पड़ रही है, आप लोग का फ्यूल देना पड़ रहा है, तो ये भी एक वेस्टेज है एक तरीके से, क्योंकि वैसे ये सब नॉन रिन्यूएबल है। हम इसीलिए इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, ये खत्म होने वाले कोयले पेट्रोलियम, तो फिर जब खत्म हो जाओगे तो करोगे क्या? भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन से 6.8% तक बढ़ा। मशीनरी, स्टील, जेम्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, एक्सपीरियंस, ये सब इसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, ठीक है ना? तो भारत ने ठीक है अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी किया है ना? ये सारी चीजें जो हम यूरोप को भेजते हैं, कपड़ा भेजते हैं, यूरोपियंस इसीलिए कपड़े के लिए, कपड़े मसाले के लिए तो आते ही थे यूरोपियंस, है ना? यूरोप का खाना बेकार है, मतलब अगर आप जाओगे ना तो इंडियन रेस्टोरेंट सबसे बढ़िया है। तो भारत की जो कंपनी है, अब जैसे लो और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल, गारमेंट, लेबर इंटेंसिव, इसमें प्रॉफिट मार्जिन से जो है इन्हीं वजह से जो है वो इंपैक्ट हुआ है। साथ ही साथ फ्राइट कॉस्ट, ठीक है, वो भाई बढ़ेगी तो भाई पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये भी, अब इजराइल अगर मान लीजिए हुतीज को न्यूट्रलाइज कर देता है, हिजबुल्ला को न्यूट्रलाइज, हिजबुल्ला से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमास से पड़ेगा। अगर हमास को, गाजा अगर इजराइल के पास आ गया तो अगले 2-3 सालों में शायद एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट निकल जाए, और क्योंकि भारत के बहुत अच्छे इजराइल से रिलेशन है तो भारत को बड़ा फायदा देगा, वो डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पे क्योंकि रेड सी के पास गल्फ ऑफ एडेन में बैठे हैं हुतीज, तो सबसे जरूरी है कि आप इनको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन इनको आप कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? भाई गाजा आपके पास है, हिजबुल्ला आपके पास है, आप बॉर्डर शेयर करते हो, हुती यमन से आप बॉर्डर शेयर नहीं करते हो, है ना? यमन से आप कैसे मारोगे? आप कैसे एयर स्ट्राइक करोगे? इतना आसान नहीं है। शिप से मारोगे? कैसे करोगे? मुश्किल होगा। भाई जैसे आप बॉर्डर शेयर करते हो वहां पे तो आप जा सकते हो, घुस सकते हो, ग्राउंड ऑफेंसिव से ही तो आप उस एरिया को जीतोगे। लेकिन जहां पे आप बॉर्डर ही नहीं शेयर करते हो तो वहां पे, तो इसीलिए हुतीज को न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं है। अब भारत में वही है कि पैसे जो है, भारत जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो वही है कि आप इंडियन शिपिंग लाइन डेवलप करिए। हम क्यों नहीं अपनी लाइन डेवलप करते हैं? हमको भी एक अल्टरनेट रूट चाहिए। तो अब वही 2022 में जो ट्रेड है रेमिटेड, वो लगभग $109 बिलियन से ऊपर था, ठीक है? तो इंडियन शिपिंग जो है, अब अगर हम मान लीजिए कि ये डेवलप करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो जाएगी, कम होगी, एमएसएमई उसको बढ़ावा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। उसी के लिए हमने आईएमईसी बनाया। अब सिल्वर लाइनिंग यही है कि देखिए, जो भारत का सप्लाई ऑफ कंटेनर है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो सप्लाई लाइन है, देखिए, या एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो दुनिया भर में शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें भी भारत का अच्छा खासा स्टेक है। इंडियन जो बाहर काम कर रहे हैं ना, वो झंडे गाड़ रहे हैं, ठीक है? तो आप ये भी मान के चलिए कि इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ट्रेड चल रहा है, सप्लाई लाइन में कोई दिक्कत नहीं आई और इंडियन जो है वो सही है। लेकिन जितना लंबा ये डिस्ट्रप्शन चलेगा उतना ही ज्यादा जो रेट्स हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, और एक बार डिस्ट्रप्शन खत्म होगा तो भाई शिपिंग रेट जो है वो डिक्रीज करेंगे, लेकिन वो बहुत तेजी से डिक्रीज करेंगे, उसमें भी एक बड़ी दिक्कत है। अब इसीलिए भारत ने बोला कि भाई इतनी बढ़िया, पिछले सितंबर में मजा ही आ गई थी यार G20 में, बोला ये आईएमईसी यहाँ पे मुंबई से, गुजरात से लेके जाओ और यहाँ पे यूएई तक पहुंचो, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे रेलवे लाइन से पूरा निकल जाओ, फिर यहाँ से फिर होते हुए पूरा आपका ये यूरोप का एक्सेस आपको, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सऊदी अरब तो जा सकते हो, इजराइल तक जाओ, और एक बार इजराइल पहुंच गए तब आप आसानी से जा सकते हो। तो रेलवे लाइन, शिपिंग लाइन, ये पूरा का पूरा जो है वो बहुत बढ़िया प्रपोजल जो है वो इंडिया की तरफ से आया था, और सबने ये माना कि भाई ये तो अल्टरनेटिव रूट है भारत की अपनी, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि वॉर हो गया और ये ठंडे बस्ते में अब चला गया है। तो जब तक आईएमईसी जो है वो नहीं होता रिवाइव, तब तक भारत को दिक्कत झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना? अब यही बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि क्योंकि स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव था, और देखिए हर कोई यही चाह रहा है कि स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव, क्योंकि कंट्रोल तो वहां इजिप्ट का ही है ना, जो भी हो गल्फ कंट्रीज ही कंट्रोल करते हैं। तो भारत का ये था कि 40% ज्यादा फास्टर हो सकता है, और चाइना के बीआरआई को एक बहुत ही करारा जवाब था, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अब ये मान के चलिए कि जो भारत है उसमें दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अछूता है इससे। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा क्योंकि आज लास्ट डे है सेल का। थैंक यू सो मच।